कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल भाई साहब? सब बढ़िया? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बड़ा तैयारी कर रहे होंगे। आज अपन एक बहुत शानदार चैप्टर लेके आया हूँ मैं, इकोलॉजी का, चैप्टर नंबर 11th 12th क्लास का, जीव और समष्टि यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें अपन बात करेंगे कि समष्टि क्या होती है, समष्टि वृद्धि क्या होती है, समष्टि गुण क्या होता है, जीवन वृंत विभिन्नताएँ क्या होती है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ क्या होती है, यानी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ठीक है, इनकी बात करेंगे। ये देख लो, आयु पिरामिड की बात करेंगे, समष्टि घनत्व एनपी की बात करेंगे, पीढ़ी क्या होता है इसकी बात करेंगे, संख्या क्या होती है सबकी बात करेंगे। तो नया चैप्टर, नई शुरुआत। जय भोले के नाम लेके शुरुआत कर दो चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है जीव और समष्टि। तो शुरुआत चैप्टर के नाम से करते हैं, जीव और समष्टि। पहले बात करते हैं समष्टि क्या है। समान जातियों की जीवों का समूह जो किसी दिए गए समय में किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ रहती है ना। यानी कि समान जाते हैं और उनके जीवों का जो समूह है या जो किसी दिए गए समय पर किसी विशिष्ट यानी कि एक ही जगह पर एक ही क्षेत्र में साथ साथ रहती है। अपन उसे पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। जैसे हम नहीं रह रहे क्या, पॉपुलेशन। समुदाय क्या होता है? अनेक जातियों की समष्टियाँ एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समुदाय बनाती है, उसे अपन समुदाय कहते हैं। समष्टि गुण क्या होता है? जन्म दर, कितने लोगों का जन्म, मृत्यु दर, लिंग अनुपात। ठीक है, 3 समष्टि गुण है, पूछ लेता है अपने से, है ना। तो याद रखना 3 समष्टि गुण है, पूछ लेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आयु पिरामिड क्या होता है। देखो, देखो आयु पिरामिड की बात करते हैं। देखना, जन्मोत्तर, जननसम, इनकी बात करते हैं। जन्मोत्तर क्या होता है, जननसम क्या होता है और जन्म पूर्व क्या होता है। जन्मोत्तर का बात मतलब है कि जो वे लोग यानी कि जिनकी एज 50 साल से 60 साल से ज़्यादा होती है, यानी कि जो जनन करने में सक्षम कम है ना, उन्हें अपन जन्मोत्तर कहते हैं। जननक्षम होते हैं ये, यानी कि ये एज अपन कह दे कि 16 से अपर। जनन पूर्व की बात कर लें तो इसका मतलब है कि अभी बच्चा छोटा है, यानी कि वो जनन नहीं कर सकता। ठीक, मान लो जननक्षम ज़्यादा है, यानी कि 16 साल से अधिक वाले एज वाले बच्चे, उनकी संख्या कम है और जनन पूर्व की संख्या ज़्यादा है। तो जो आयु पिरामिड है वो बढ़ता है ना। ये इनको तो याद रखना है। जननक्षम बढ़ जाएगा, जननक्षम घट जाए, जनन पूर्व बढ़ गया तो जो आयु पिरामिड है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। यदि जननक्षम और जनन पूर्व दोनों बराबर हैं तो फिर आयु पिरामिड क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और यदि जननक्षम ज़्यादा हो गया और जनन पूर्व कम हो गया तो फिर घटती जाती है ना। जो आयु पिरामिड है वो घटता जाएगा। ठीक है, अब देखो समष्टि घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसे मैं परिभाषा समझाऊँ तो आपको, समष्टि का अन्य कारक आकार तथा घनत्व है। समष्टि का जो अन्य कारक है उसका आकार तथा घनत्व है। समष्टि का आकार आवास में किसी स्थिति के बारे में कुछ बताता है ना। प्रकृति में समष्टि के कम आकार में अनेक जीव हो सकते हैं, जैसे तालाब में क्लेमाइडोमोनास है। यहाँ समष्टि घनत्व का अधिक महत्व है। क्लेमाइडोमोनास ज़्यादा था, यानी कि तालाब में समष्टि घनत्व का महत्व अधिक है। किसी स्थान विशेष या क्षेत्र बल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या। देखो देखो देखो, इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये जो फॉर्मूला है इसकी परिभाषा मतलब फॉर्मूला बना कैसे कि किसी स्थान विशेष में एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या, एक क्षेत्र में, ये देख लो ये लिख रहा है, एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं, है ना। और समष्टि घनत्व की गणना इस सूत्र द्वारा की जाती है। एक क्षेत्र में जो सजीवों की संख्या है, अगर उसमें अपन इकाई क्षेत्रफल की संख्या जितनी है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें समष्टि घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। अब देखो, जो पॉपुलेशन समष्टि घनत्व है वो 10 से कम भी हो सकता है और लाखों में भी हो सकता है। लाखों की अपन ने बात कर ली, जैसे तालाब में कमल है ना। 10 से कम में बात करो तो साइबेरियाई साइज, ये भरतपुर आर्द्र भूमि में मिलता है ना। ये देखो, एक और आता है कि अति सूक्ष्म जीवों का घनत्व जानने के लिए गणना करना दुष्कर कार्य है। तालाबों के प्रति जाल पकड़ी गई मछलियों को गिना जा सकता है ना। एग्जाम्पल दे रहा है वो कि जो तालाब में प्रति जाल यानी कि एक जाल फेंकने पर कितनी मछलियाँ पकड़ी, उनको तो गिना जा सकता है ना? उनको गिना जा सकता है। लेकिन इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ आरक्षियों यानी कि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना प्राय पग चिन्हों व मल गुटिका यानी कि पुलेट से की जाती है। जो जंगल रहते हैं इनमें जो अपन देखते हैं कि वहाँ पर शेर हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए अपन उनके पग चिन्हों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं समष्टि घनत्व की गणना कैसे करते हैं। एक तो आते हैं संख्या गिनकर कि वहाँ पर कितने समष्टि हैं कितने जय,
दूसरा आता है जैव भार या प्रतिशत आवरण। जैसे मान लो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में 200 तो पार्थेनियम घास है, छोटे छोटे, और एक ही विशाल बरगद का पेड़ है। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने ये बना रखा है ये, इसका मतलब क्या है, 200 तो पार्थेनियम घास है और एक विशाल बरगद का पेड़ है। इसका मतलब ये होता है कि बरगद का कम घनत्व वो पार्थेनियम का अधिक होगा। जो घनत्व है यहाँ पर, जिस अगर घनत्व की बात करें तो जो घनत्व है वो बरगद का तो कम, लेकिन घास का ज़्यादा रहेगा। बरगद का क्या रहेगा, कम, घास का पार्थेनियम का अधिक रहेगा। लेकिन उस क्षेत्र में बरगद की भूमिका पार्थेनियम से अधिक होगी, लेकिन जो भूमिका है वो घास की अपेक्षा बरगद की अधिक होगी, है ना। और इस प्रकार के मामले में समष्टि आकार के माप के लिए प्रतिशत आवरण या जीव भार यानी कि बायोमास अधिक महत्वपूर्ण है। एक आता है अपेक्षिक घनत्व, दूसरा आता है पक्ष चिन्ह व मलगुटिका, राष्ट्रीय उद्यान और बाग आरक्षितों की गणना। अब मैं इसके पहले अपने देख लिया था, है ना, समष्टि घनत्व में, इसके एग्जाम्पल में भी देख लिया था। अब आता है समष्टि वृद्धि। कुछ परिभाषा ये जिनको याद करो, है ना। कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, जो समष्टि है यानी कि जीवों की संख्या घनत्व है उस पर जन्म दर, आप्रवासन, मृत्यु दर या उत्प्रवासन कैसा प्रभाव डाल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। समष्टि वृद्धि, इसमें पहले बात करते हैं अपन आप्रवासन की। दी गई अवधि के कहीं और से आकर रहने वाले लोगों की संख्या या समष्टियों की संख्या। जन्म दर का मतलब है कि दी गई अवधि में जन्म लेने वालों की संख्या है, दी गई समय अवधि में जन्म लेने वालों की संख्या, जन्म दर। दी गई अवधि में कहीं और से आकर रहने वालों की संख्या, आप्रवासन, कहीं और से आकर रहे हैं। और जो आवास छोड़कर कहीं और जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है उत्प्रवासन। एक आता है मृत्यु दर, कि दी गई अवधि में मौतों की संख्या। बस ये इतनी सी परिभाषाएं थी। उसके बाद बात करते हैं कि कौन इस पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, कौन नेगेटिव डाल रहा है। तो मेरी बात सुना कि आप्रवासन और जन्म दर दोनों समष्टि पर या समष्टि घनत्व पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन समष्टि घनत्व, समष्टि है जो मृत्यु दर और उत्प्रवासन पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यदि टी समय पर समष्टि घनत्व n है तो टी प्लस आई पर घनत्व। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एन टी क्या है, एन टी है कि एक समय पर समष्टि घनत्व। बी का मतलब बर्थ रेट, आई का मतलब इमिग्रेशन यानी कि आप्रवासन, और डी का मतलब डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर, और ई का मतलब उत्प्रवासन यानी कि इमिग्रेशन, ठीक है। ये इनका मतलब है ना। तो ये फॉर्मूला वहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि टी समय पर समष्टि घनत्व एन है तो टी प्लस आई पर घनत्व, तो एन ए प्लस आई बराबर एन कोष्टक बर्थ प्लस इमिग्रेशन। अगर उसमें से अपन जन्म सॉरी मृत्यु दर है, मृत्यु दर और उत्प्रासन को जोड़ देंगे, इस फॉर्मूले का मतलब समझना, एन टी प्लस आई, एन टी समय, टी प्लस आई समय पर क्या समष्टि घनत्व, एन आई एन वन बर्थ रेट और इमिग्रेशन यानी कि जो जन्म दर और आप्रवासन है उसको जोड़कर और मृत्यु दर और उत्प्रवासन में से घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, समष्टि घनत्व मिल जाएगा। डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादित करते हुए बताया कि ऐसी स्थिति में समष्टि चरघातांकी या ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है। यदि समष्टि घनत्व n है तो प्रति व्यक्ति जन्म दर को वो डिनोट किया है उससे बताया। तो इसका फॉर्मूला रहता है डी एन अपॉन डी टी। यहाँ पर डी एन अपॉन डी टी क्या है, जो समष्टि का आकार है उसमें परिवर्तन की दर है ये डी एन बाई डी टी। जो डी एन बाई डी टी है, जो डी एन बाई डी टी है, ये समष्टि आकार में परिवर्तन की दर है। जो समष्टि है उसके आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी डिनोट कर रही है उसे। अगर मैं मान लो और बी माइनस डी यानी बर्थ रेट और डेथ रेट इंटू एन का मतलब समष्टि आकार, यदि बी और डी दोनों को मैं कॉमन मान के आर मान लूँ तो डी एन बाई डी टी बराबर आर है। अब देखो आर का मान, आर यहाँ पर मैं बोल दूँ कि प्राकृतिक दर है, या प्राकृतिक दर ना बोल के बोल दो कि प्राकृतिक वृद्धि है, या इंट्रीजिंग दर है या आंतरिक दर है। देखो आर का देखो नार्वे चूहे के लिए आंतरिक रेट है वो है 0.015, आटा भृंग के लिए 0.12, मानव आबादी के लिए है 0.0205, ये याद रखना। और एन टी बराबर एन नोट, ये नोट नहीं है, एन जीरो है, ई आर टी। एन टी का मतलब है टी समय पर समष्टि घनत्व, और एन ओ ई आर टी का मतलब है टी समय, टी बराबर 0 समय पर समष्टि घनत्व।
ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो जे शेप होती है उसकी, है ना। समष्टि घनत्व और टी के समय जो ग्राफ बनाया जा रहा है वो जे की आकृति का होता है, ठीक है। अगला आता है संभार तंत्र। देखो संभार तंत्र को हल्के में मत लेना। ये उन संसाधन जिनके पास संसाधन सीमित नहीं है उन पर ये लागू होता है, ये तंत्र लागू होता है। dn/dt बराबर आर एल के माइनस एन अपॉन के। यहाँ पर n बराबर टी समय पर घनत्व है, जो दिख रहा है टी समय पर घनत्व है, और यहाँ पर आर प्राकृतिक वृद्धि है, आंतरिक वृद्धि है, और एक ही के है जो पोषण क्षमता है। जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो कुछ एस शेप दिखती है, यानी कि सिग्मोइडल वक्र दिखता है। अगला बात करते हैं जीवनव्रत विभिन्नता, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। समष्टि अपने उच्चतम विकसित होने के लिए अपनी जनन क्षमता को पूर्ण विकसित करती है, सही बात है। अपनी इस जनन योग्यता को डार्विनियम योग्यता कहा जाता है ना। अपनी इस योग्यता को डार्विनियम योग्यता कहा जाता है, याद रखना ना। क्या कर रहा है कि उच्चतम विकसित होने के लिए जो समष्टि है वो उच्चतम विकसित होने के लिए कि मुझे फेमस होना है, तो क्या करेगा, अपनी जनन क्षमता को पूर्ण विकसित कर रहा है। अपन देख सकते हैं कि प्रशांत महासागरीय साइमन मछली और बांस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्रशांत महासागरीय साइमन मछली और बांस है वो केवल एक बार ही प्रजनन करते हैं, जबकि अधिकांश पक्षी और स्तनधारी बार बार प्रजनन करते हैं। छोटी साइज़ की संतति है लेकिन संख्या अधिक है, या बड़ी साइज़ है लेकिन कम संख्या है। साइज़ कैसी है, छोटी है। समष्टि की साइज़ कैसी है, छोटी है लेकिन संख्या बहुत अधिक है। तो आयोस्टर और पेजलिक मछलियाँ इनमें देखी जाती है ना। छोटी साइज और अधिक संख्या में संतति, तो ये ओस्टर और पेलेजिक मछलियों में देखी जाती है। बड़ी साइज है लेकिन कम संख्या है, तो आंसर रहेगा पक्षी और स्तनधारी। अब बताए समष्टि पारस्परिक क्रिया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता है कि आप ये लिए एग्जाम कहीं से भी एग्जाम उठा के देख, कहीं से भी एग्जाम की क्वेश्चन उठा के देख लेना। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो तो मेरा नाम चेंज कर देना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव का मतलब है लाभ, नेगेटिव का मतलब है हानि, और जो जीरो दिख रहा है, ये जो जीरो दिख रहा है ये इसका मतलब उदासीन है। अब देखो पहला बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। पहले बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। किसकी बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। जो सहोपकारिता होती है उसमें क्या होता है कि दोनों जातियों को लाभ होता है, जाति अ और जाति ब दोनों को लाभ होता है, ठीक है। अब दोनों को लाभ हो गया। स्पर्धा है यानी कि जो कंपटीशन है, अब तो आपको पता है कि कंपटीशन बराबरी वालों में होता है। तो नेगेटिव जो कंपटीशन था इसने कहा कि मैं तो खुद के बराबर वाले से लूँगा, तो माइनस माइनस इसका ले लिया, ठीक है। ये हो गई स्पर्धा, कंपटीशन हो गया। अब आया प्रेडेशन यानी कि परभक्षण। परभक्षण में एक जाति को लाभ और एक को हानि होती है, इसे अपन परभक्षण कहते हैं। फोर्थ आता है परजीविता, दूसरे के ऊपर अपना भोजन के लिए आश्रय है, तो इसमें एक जाति को लाभ और एक को हानि होती है। उसके बाद आता है सबोजिता, साथ साथ। तो सबोजिता में एक जाति को लाभ और एक उदासीन रहता है, यानी कि वो इससे भोजन प्राप्त कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एक आता है अंतर जातीय परजीविता, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एक जाति को हानि रहती है, दूसरी उदासीन रहती है। अब बात करते हैं परभक्षण की। पोषी स्तरों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण, जो परभक्षण है उसकी बात करें अपन। जो परभक्षण है उसमें जो ये अपने क्या कहते हैं इसे सन्नाल है। सन्नाल क्या होती है, सन्नाल के बारे में क्या जानकारी है, सन्नाल से आप क्या समझते हो, है ना। पोषी स्तरों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण होते हैं सन्नाल के द्वारा। इसमें क्या होता है कि परभक्षी अनुपस्थित रहते हैं, हो जाए परभक्षी अगर अनुपस्थित हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो शिकार जाति में अधिक वृद्धि होगी और समष्टि घनत्व बढ़ेगा, और समष्टि घनत्व बढ़ने से पारितंत्र में अस्थिरता आ जाएगी। अब देखो एक चीज़ समझना, यदि परभक्षी अनुपस्थित हैं तो शिकार जाति में अधिक वृद्धि होगी, यानी कि जिनका शिकार करते हैं उनका शिकार होगा नहीं और वे अपनी संख्या में वृद्धि करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि समष्टि घनत्व जंगल में वो बढ़ जाएगा और पारितंत्र व स्थिरता आ जाएगी। लेकिन यदि यदि परभक्षी प्रेजेंट हो तो शिकार जाति में अधिक वृद्धि की जगह होगी हानि होगी, तो शिकार जाति में हानि होगी और समष्टि घनत्व घटेगा, तो पारितंत्र अस्थिरता नहीं आएगी, अस्थिरता नहीं आएगी। अब चलो एक चीज़ समझना कि यदि 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 परभक्षी शिकार का ज़्यादा ही अतिदोहन करने लग गए तो क्या होगा, कमेंट में इसका आंसर बताना। मैं खुद बता रहा हूँ कि यदि परभक्षी इन पर अटैक करते, इनका अतिदोहन कर दे, यानी कि मैंने कि एक थाली पेट भर के ना ना, जहाँ तक पेट ना भरेगा वहाँ तक खाऊंगा, ऐसे ही वो अतिदोहन नहीं कर रही है। अगर अतिदोहन करते तो जो शिकार जाती है उनको खाने वाली परभक्षी ही नष्ट हो जाती और समष्टि घनत्व करता है इसे। 1920
शायद 1920 ही है ना, 1920 के यहाँ पर 1920 के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया में नागफनी लाई गई। जब नागफनी को लाया गया, अब नागफनी क्या है, वही टिड्डे अपने वही नुकसान करते हैं फसलों का, तो यार है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से भाई साहब टिड्डे मंगवा लिए गए, यानी कि नागफनी लाई गई। अब नागफनी ने क्या किया, आते ही अपना आतंक फैलाने लग गई, तो हेक्टेयर जो ज़मीन थी उसका नुकसान करने लग गए। तब परपक्षी सैलाब है, तो सैलाब द्वारा इस नागफनी को नियंत्रित किया गया, है ना। तो इसके बाद बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, उसकी बात करते हैं। एग्री परिभक्षी शिकार जातियों के मध्य स्पर्धा की तीव्रता कम करके विविधता बनाए रहते हैं। समझ गए ना, मैंने पहले इसके बारे में बात करी थी। जो अकशेरुकी प्रशांत तट, इसमें क्या था कि चट्टानी अंतर्ज्वारीय समुदाय तारामीन अमेरिकी प्रशांत तट में क्या था कि चट्टानी अंतर्जातीय समुदाय तारामीन पाइजेस्टर को हटाने पर 10 से अधिक अकशेरुक प्राणियों की जातियां विलुप्त हो गई। वही बात है जो मैंने पहले की थी, यदि परिपक्षी को हटा देंगे, परिपक्षी को वहीं रखेंगे और जो जिनको खा रहा है उनको उनका अतिदोहन कर देगा, तो जब उसे वही नहीं मिलेगी तो मरेगा, नहीं तो क्या करेगा। 10 से अधिक जो अकशेरुक जातियाँ हैं वो विलुप्त हो गई। परिपक्षी और शिकार का अतिदोहन नहीं करता, ज़्यादा किसका अतिदोहन करेगा, प्लांट का, क्योंकि एनिमल तो क्या भाग सकता है लेकिन प्लांट थोड़ी भाग सकता है, तो बेचारा एक जगह रहेगा, तो प्लांट की ज़्यादा करता है। प्लांट की 25% पादप पक्षी होते हैं। जो कांटे हैं उन पर क्या होता है कि अकेशिया, जो कांटे रहते हैं वो अकेशिया और कैक्टस पर पाए जाते हैं। विषैले ग्लाइकोसाइडिक अंडे और मदार पर पाए जाते हैं। एनिमल की बात करें तो कीट और मेंढक पर छद्मावरण, उनके ऊपर आवरण पाया जाता है जिनसे पहचान में नहीं आते। और जो मेनार्क तितली है वो तो काम ऐसा करती है, स्वाद में खराब रहती है, तो सामने वाला तो उसे खाने से पहले 10 बार सोचेगा, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं। अब स्पर्धा आती है कॉम्पिटिशन। डार्विन ने बताया कि जैव विविधता में अंतर्जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली कारक है। क्या बात है, डार्विन समझता था। डार्विन ने बताया कि जैव विकास में अंतर्जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली कारक है। देखो स्पर्धा कब होती है, स्पर्धा तब होती है जब निकट संबंधी जातियां सीमित संसाधनों के लिए लड़ती हैं, कंपटीशन करती है। जैसे दक्षिण अमेरिका की झील में 2 जातियां पाई गई, आंगतुक फ्लेमिंगो और मछलियां। ये दोनों प्राणी प्लवक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। किसके लिए, प्राणी प्लवक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, कॉम्पिटिशन कर रही है इन दोनों के लिए। जो ये दक्षिण अमेरिका की झील है वहाँ पर मछलियाँ और आगंतुक फ्लेमिंगो पाई गई, जो क्या कर रही है, प्राणी प्लवक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। ठीक है, अगला बात करते हैं बाधा स्पर्धा क्या होती है। एक जाति की उपस्थिति में दूसरी जाति का आहार घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल, गैलपीगी द्वीप में बकरियां लाने पर पौधे जो है समाप्त हो गए, जिससे 10 साल में ही कछुए समाप्त हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कोनेन में स्टॉकलैंड के चट्टानी समुद्र तट पर परीक्षण किया गया, तो पाया कि सुपीरियर बेलिक्स में इंपीरियर चेथेमेस को निकाल दिया, यानी कि उच्च से निम्न को निकाल दिया, या फिर खा गए इसे कह दिया कि अपन। जो गोते का स्पर्धीय अपवर्जन नियम है वो कहता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम संबंधी जातियां अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती यदि संसाधन सीमित हो। जो मैक ऑर्थर थे उन्होंने बताया कि एक वृक्ष पर रह रही फुदकी की 5 जातियां बताई गई मैक ऑर्थर ने। जो परजीवी है वो क्या करता है, इसमें चूषक अंग पाए जाते हैं, पहली बात तो। दूसरा, अनावश्यक अंग एब्सेंट रहते हैं। तीसरा, आर की वैल्यू ज़्यादा रहती है और ओस्ट के साथ सहविकास करते हैं, यानी कि जो अपना जिससे पोषण मिलता है उसके साथ ही अपना विकास भी करते हैं। जो पोषक रहता है उसमें वृद्धि कम होती है इनकी प्रेजेंस में। जो सर्वाइवल में कम होता है, आर की वैल्यू कम हो जाती है, तो एन की वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसे मानव यकृत प्रणाब है, प्रणाबकर्मी परजीवी है, इनके बीच 2 मध्यस्थ पोषक पाए जाते हैं, घोंघा और मछली। ठीक है, अब अगला बात करते हैं परजीवी। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी। बाह्य परजीवी क्या होते हैं, जो परपोषी की बाहरी सतह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अंतःपरजीवी क्या होते हैं, जो परपोषी के शरीर में, जैसे कि किडनी है, लीवर है, फुफ्फुस है, रेड ब्लड सेल्स है, वहाँ पे रहते हैं, उन्हें कहा जाता है अंतःपरजीवी। जो बाह्य परजीवी रहते हैं उनके एग्जाम्पल है जूं। अब ये क्या होता है, जैसे जूं अगर मान लो इंसान के पैर पर छेड़ गई, इंसान के पैर पर लग गई, तो क्या करेगी, वहाँ से खून चूसेगी और अपना पोषण प्राप्त करती रहेगी। जैसे कुत्तों पर चिड़चिड़ियाँ, अभी गाँव के लोग जानते होंगे, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो कुत्तों की बालों पर इन पर चिढ़ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ से खून चूसते रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। समुद्री मछली पर कोपिडोइस है ना, कोपिडोइस रहता है। ठीक है, कुक्कुटा अमरबेल एक परजीवी पादप है। ठीक है, अंतः परजीवी के एग्जाम्पल की बात कर ले कि पक्षियों में अंड परजीवी था और कोयल में अंड परजीवी था। कोयल में अंड परजीवी था क्या रहती है कि कोयल जब अपने अंडे देती है,
तो वो ऐसे नहीं कि घोंसला बना के उसके अंदर देगी, नहीं, वो कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। जिससे क्या होता है कि कौवे के अंडे और कोयल के अंडे एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सबोजिता। सबोजिता के एग्जाम्पल याद रखना कि आम की शाखा, सबोजिता की परिभाषा हम ने पहले दिखाते पुगना, यानी कि आम की शाखा की जो बेल है उनके जो आम की शाखा रहती है उसके अधिपाधिक का गुना, यानी कि उसकी शाखा पर ही कुछ और छोटे छोटे पौधे उगने लग जाते हैं। जैसे वेल पर बाहर निकल निवास करता है, वेल के शरीर पर जो बाहर निकल है कांटे के जैसा वो निवास करता है। और समुद्री एनिमीन वो क्लाउस मछली है, वो भी एक दूसरे से दोनों को लाभ हो रहा है। लाभ एक को होता है, दोनों को नहीं होता। जो सौप होती है यानी कि म्यूचुअलिज्म होता है, उसमें प्रकाश, इसमें क्या क्या आते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और लाइकेन। जो कवक मूल होता है वो कवक और उच्च कोटि के पादपों की जड़ों के बीच पाया जाता है। पादप और परागणी एग्जाम्पल है, अंजीर और बर्न एग्जाम्पल है। मेडिटेशन मार्केट व गुंज मक्षिका की एक जाति परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेती है। छदम में तो गाइस थोड़ा जल्दीबाजी में आज चैप्टर सीधा है, लेकिन चैप्टर को ऐसा नहीं है, तो मजाक मजाक में पढ़ लेना। आ भी जाएंगे नंबर, बहुत सीधे नोट से 7 पेज के नोट से बस ओनली फॉर 7 का मतलब है 3 पेज आगे पीछे के 3 पेज हो गए। ठीक, तो बड़ा नोट से ना कर लेना तैयारी। और ठीक है भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना ना, अच्छी लगे तो कर देना। ठीक है।